गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हमारा पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 जो हमारी ग्लासगो में होनी है नवंबर 2021 के लिए में। ग्लासगो कहाँ पर है? यूके में। तो उसके लिए एक प्रेपरेटरी समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज़ किया है यूके और फ्रांस के साथ मिलके और इन पार्टनरशिप विद इटली एंड चिले। तो ये क्यों ऑर्गेनाइज़ की गई है? पहली बात तो इस साल जो है वो COP26 जो ग्लासगो में होनी थी वो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो नेक्स्ट ईयर हो रही है। ठीक है। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है हमारा, जो 2015 में दिसंबर में साइन हुआ था, उसके 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, एक तरह से कमेमोरेट करने के लिए ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड की जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज सामने रखी थी उस टाइम पर कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, कैसे वो अपनी एमिशंस को कम करेंगे, नेट ज़ीरो एमिशंस को वो कैसे लेके आएंगे। तो 5th एनिवर्सरी पर वो अपनी न्यू स्ट्रेटजीज बताएं कि अब और क्या क्या वो करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस बार बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने कोई भी ऐसा न्यू स्ट्रेटजी अपनी नहीं बताई है। वो अपनी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेटजीज जो उस टाइम पर पेरिस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्ड के टाइम पे जो इंडिया ने अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस जो है वो NDCs जो बात की थी कि हम अचीव कर नेट ज़ीरो एमिशंस को अचीव करने के लिए जो NDCs रखेंगे, इंडिया इज़ स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट। तो इंडिया ने कोई न्यू स्ट्रेटजीज अपनी नहीं बताई हैं। और आपको याद पता होना चाहिए कि फ्रॉम ऑल द कंट्रीज इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो कि रियलिस्टिकली पेरिस क्लाइमेट चेंज में की जो NDCs हैं उनको अचीव करने के पाथ पर है। ठीक है। तो ना तो US ना चाइना और कोई भी कंट्री इज़ नियर टू इट्स कमिटमेंट लेवल जो कि पेरिस अकॉर्ड में उन्होंने किया था। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ performing well, and which is on the right path to achieve this target which it has set during the पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। पेरिस एग्रीमेंट में था कि अब आपको कई बार ना कन्फ्यूजन होती है कई बच्चों को कि इसका मतलब क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल और ये टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज थी, जब समझ लो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई 1800s में, स्टीम इंजन आया, फिर धीरे 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 इंडस्ट्रियल एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक भी है प्रॉपर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुई यूरोप में, तो फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैली जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उससे पहले का जो टेम्परेचर होता था क्लाइमेट का, वो समझ लो एक्स लेवल पर होता था। ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो हमारी, क्योंकि हमारी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, तो हमने जो कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एमिट करने शुरू कर दिए। तो हमारी जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट चेंज की जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। ठीक है। तो वो पेरिस एग्रीमेंट क्या टारगेट कर रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल था, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल के टाइम पर जो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो हमारा क्लाइमेट पैटर्न होता था, हम उस क्लाइमेट पैटर्न पर वापस चले जाएं। ठीक है। तो हम अपनी ग्रीन ग्रोथ की तरफ वापस चले जाएं जैसे हम पहले चलते थे। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आकर हमारी पूरी जो इकोनॉमी को तो बढ़ाया, लेकिन इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या टारगेट कर रहा है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो हमारा क्लाइमेट था, उस वेदर पैटर्न पर समझ लो कि वो एक्स लेवल, हमारा एक एवरेज टेम्परेचर आता था उस टाइम पर एक्स लेवल। ठीक है। तो अगर वो टेम्परेचर एक्स लेवल का था, तो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उससे मैक्सिमम +2 डिग्री का टेम्परेचर हम अचीव कर लें। ठीक है। समझ लो कि उस टाइम पर हमारा जो एवरेज टेम्परेचर आता था वो 30 डिग्रीज होता था। ठीक है। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल पर 30 डिग्रीज इज़ ऑल्सो टू हाई, मैं बहुत बड़ी एजम्पशन ले रहा हूँ, बट एवरेज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अगर 30 डिग्री था, वैसे कि ये भी बहुत बड़ी एजम्पशन है जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बट अगर 30 डिग्री था तो हम उसको 32 डिग्री तक मैक्सिमम इस जो हमारी एज है उसमें
टेम्परेचर को कम करके लेकर आएँ, ठीक है। जो कि अब मैं आपको एग्जांपल से ही एवरेज के एग्जांपल से दे रहा हूँ कि जो अब जैसे अगर 40 डिग्री हो गया है तो हम क्या एफर्ट करें कि हम जो 30 डिग्री प्लस 2, मतलब जो हमारा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर अगर एक्स था मतलब 30 था, तो हम उसको +2 मतलब 32 कैसे लेकर आएँ, क्या हम एफर्ट्स करें कि हम 40 डिग्री टेम्परेचर से 32 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो 32 डिग्री तक पहुँचना तो हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ही ये भी कहा गया था कि आपने और ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं ताकि हम 32 डिग्री तो छोड़ो 31.5 तक हम कम कर सकें, मतलब 0.5 डिग्री टेम्परेचर को और भी हम कम कर पाएँ, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री सेल्सियस जो था अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम लेकर आ पाएँ, लेकिन अब और ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं ताकि हम 1.5 डिग्री तक उसको लिमिट कर दें, ठीक है। तो अब इंडिया की उसमें परफॉर्मेंस कैसी है? इंडिया ने जो है 2005 के लेवल पर, जो अगर 2005 के लेवल पर इंडिया समझ लो 100 यूनिट्स की जो है एमिशन करता होता था कार्बन एमिशंस, तो इंडिया ने अपनी जो एमिशंस है उसको 21% कम कर दिया है सिंस 2005। तो उसके बाद से जो इंडिया की एमिशंस हैं उसको हमने 2005 के लेवल से 21% अब कम कर चुके हैं इंडिया, ठीक है। और इंडिया की जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है 36 गीगावाट जो है वो बढ़ चुकी है 2020 में, ठीक है। और इंडिया का जो टारगेट है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो लाना चाहते हैं। तो फोर्थ लार्जेस्ट हमारा ये टारगेट है और इंडिया इज़ वेल ऑन इट्स पाथ टू अचीव दिस 175 गीगावाट्स टारगेट बिफोर 2022, ठीक है। और इंडिया ने इससे भी बड़ा एक और टारगेट रख दिया है कि 2030 तक तो हम 450 गीगावाट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसके अंदर, और जैसे मैंने आपको बोला है कि सारी कंट्रीज़ में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया की ही है, ठीक है। जो रीन्यूएबल एनर्जी का जो हमारी टोटल एनर्जी में मिक्स में जो रीन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा शेयर है वो ऑलमोस्ट 38% है, मतलब 37.9%, मतलब ऑलमोस्ट 38% जो हमारा टोटल एनर्जी कंजम्पशन है या टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें जो हमारा 38% है वो ऑलमोस्ट रीन्यूएबल एनर्जी का है। तो हम बहुत पास हैं कि हम 50% शेयर जो है ऑलमोस्ट रीन्यूएबल एनर्जी का हमारी एनर्जी बास्केट में ला सकेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपकी 100% एनर्जी की जो नीड्स हैं वो उसमें टोटल जो शेयर है वो आप 38% जो है वो सिर्फ रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं के सोर्सेज हैं उससे ही पूरा कर रहे हो। आप फ्यूल वगैरह जो है जो आई मीन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे 62% जो है वो आपका शेयर रह गया है उनका, ठीक है। धीरे 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 हम उसको और कम कर देंगे, हम अपने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा ट्री कवर भी जो है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर 6 ईयर्स के अंदर अंदर बढ़ चुका है, ठीक है। तो इंडिया ने 2015 में क्या क्या प्रॉमिस किया था कि हम कैसे जो हमारा जो ये 1.5 डिग्री और 2 डिग्री जो सेल्सियस का जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो हम टारगेट ग्लोबली रख के बैठे हैं, तो उसमें इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इंडिया ने जो अपनी नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस थी वो बोली थी कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को अपने जीडीपी के 33 से 35% जो है 2005 के लेवल पर लेकर आएंगे, जिसमें हम 21% जो है वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और हमें 2030 तक जो अचीव करना है 33 से 35% वो अब बेसिकली पॉसिबल है क्योंकि हम 21% तक तो ऑलरेडी ला चुके हैं इन 2020 ओनली, ठीक है। अब इंक्रीज़ जो है वो शेयर जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? बेसिकली जो हमारी रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है हम उसका शेयर 40% तक लाना चाहते हैं 2030 तक। तो आपको पता है कि जैसे हम अपना जो है वो 38% तक तो ऑलरेडी ला चुके हैं एक तरह से, तो ये भी अचीवेबल है, ये भी विजिबली अचीवेबल है और इसका शेयर बल्कि और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। एनहांसिंग इट्स फॉरेस्ट कवर, जो हमने अपने फॉरेस्ट कवर को एनहांस करने की बात की थी वो भी आप देख रहे हो कि 6 ईयर्स के अंदर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ और ज़्यादा हुआ है,
ठीक है। तो ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं, अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम आर्टिफिशियली या नेचुरली, बेसिकली नेचुरली कहेंगे हम नेचुरली इसको अपने ग्लोब जो अर्थ से इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है। तो इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स रीच टू अचीव ऑल दीज नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट इट हैज़ प्रोमिस्ड ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। ठीक है। तो अब ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या इंडिया के लिए फेयर था? तो इंडिया के लिए फेयर कैसे था? द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन अडॉप्ट किया गया पेरिस एग्रीमेंट में। अब डिफ्रेंसिएशन क्या है कि अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई थी तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, या यूएस था या जापान था, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है, वो उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, उन्होंने सबसे ज़्यादा एक तरह से आप समझ लो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस उस टाइम पर एमिट किए हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया वॉज नॉट अ पार्टी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडिया तो बहुत ही लेट, इवन आफ्टर मतलब 1990s में जाके इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू की है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फेयर लेवल पर इंडिया में 1990s के बाद आई है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो बहुत पहले से कम 100-150 साल पहले से ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के की वजह से जो हमारा क्लाइमेट है उसका नुकसान पहुंचाती रही हैं। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत पहले से एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने तो अभी शुरू किया है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस डिफरेंशिएशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया है पेरिस एग्रीमेंट में। ठीक है। तो इंडिया को कुछ अपने डेवलपमेंट प्लान्स की, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम बोलते हैं कि अगर आप बहुत पहले से डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे, फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे थे, तब इंडिया तो नहीं कर रहा था, तो हमारे पास ये राइट है कि आप हमें कैसे बोल सकते हो कि आप एकदम से फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ दो। इंडिया अपने डेवलपमेंट प्लान्स को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ने, या जब मैं इंडिया बोल रहा हूँ तो डेवलपिंग कंट्रीज़ एज अ होल बोल रहा हूँ, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ आर अलाउड टू कैरी ऑन देयर डेवलपमेंट प्लान्स, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इमिडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिट कर चुके हैं। ठीक है। तो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने तो इतना एमिट कहीं नहीं किया है, उनको थोड़ा सा अलाउ किया गया कि आप कर लो, आप अपनी डेवलपमेंट को परसू कर लो, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्हें अभी इमिडिएटली स्टॉप करना चाहिए। ठीक है। और अनफेयर क्यों है इंडिया के लिए? अब ये थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया की जो डिमांड थी कि उनको अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने नहीं माना, इंडिया की डिमांड को उन्होंने जो है डिनाई कर दिया। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशन। अब डिफरेंशिएशन की जो हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो CBDR की जो हमारा पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया तो गया है, बट नॉट एज अ पॉलिसी प्रिंसिपल। तो अगर तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की बात नहीं करती, तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते एज़ कम्पेयर इन दिस पेरिस अकॉर्ड। ठीक है। लीगली उनको हम बाइंड नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। फंड ट्रांसफ़र की भी बात की गई थी कि जो जब कोपनहेगन अकॉर्ड हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसमें कहा गया था कि $100 बिलियन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 2020 तक $100 बिलियन पर ईयर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करेंगी फ़ंड, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की तरफ जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ बना रही हैं उसको फ़ंड किया जा सके। लेकिन इस फंड में अब आप सोचो कि जब ये कोपनहेगन अकॉर्ड 2009 2010 के आसपास हुआ था, तब 100 बिलियन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बट एज़ कम्पेयर टू 2025 जब इस $100 बिलियन की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी, तो 15 साल में इस 100 बिलियन को बढ़ाने की बात नहीं हो रही थी। और इवन ये $100 बिलियन का फाइनेंस भी एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ को आज तक प्रॉपरली नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो जो फंड ट्रांसफ़र है इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाइंडिंग टारगेट्स जो है
कि इंडिया जो है वो अभी अपनी डेवलपमेंट पाथ को उन्होंने अभी शुरू ही किया है। इंडिया ने अभी 20 साल 30 साल पहले तो अपनी डेवलपमेंट स्टोरी को शुरू किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और उनके ऊपर भी आप सेम टारगेट्स रख रहे हो। और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो पिछले 100-150 साल से कार्बन एमिशंस कर रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अपनी डेवलपमेंट वो कर चुकी हैं, उनके ऊपर भी आप ऑलमोस्ट सेम टारगेट्स रख रहे हो। तो ये बाइंडिंग टारगेट दोनों के लिए बाइंडिंग करना, इट्स नॉट फेयर फॉर बोथ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इंडिया विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग टारगेट्स हैं ये जो है थोड़े से ठीक नहीं है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ कोर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, बट पेरिस एग्रीमेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ़ंड ट्रांसफ़र है उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं है कि हर साल उनका फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो बढ़ना चाहिए $100 बिलियन से 105, 110 या 120 एज़ पर द पासिंग टाइम इंक्रीमेंट लगना चाहिए, बट वो नहीं हुआ है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है उन्होंने कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो बहुत पहले से एमिट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज़ किया है पेरिस एग्रीमेंट ने। तो अब चाहे जैसा भी हो पेरिस एग्रीमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है इट्स अ रियल थिंग, इसको रिकॉग्नाइज़ करो, इस मैग्नीट्यूड, इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करो कि कितनी बड़ी ये इशू है ग्लोबल लेवल पर। तो इस जो हमारी डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो हमारी लड़ाई है, इसको किसी तरह से रिजॉल्व करके हमको इकट्ठे होकर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ आर आल्सो एमिटिंग, बट हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी आगे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ दिस सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम। बिकॉज आपको पता है कि आइलैंड स्टेट्स जो हैं, जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ख़ासकर जो आइलैंड स्टेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वाटर लेवल्स अगर बढ़ेंगे तो उनके आइलैंड जो स्टेट्स हैं उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक पहला था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्लाज्मोडियम ओवेले। अब ये प्लाज्मोडियम ओवल क्या है कि एक हमारे सोल्जर हैं जो कि केरला में जवान थे, जो वो जब उनकी सूडान में पोस्टिंग थी तो वहाँ से वो ये मलेरिया की एक फॉर्म है प्लाज्मोडियम ओवल, ये इसको कैच करके ले आए हैं। तो इसके बारे में न्यूज़ में आया है कि प्लाज्मोडियम ओवल जो है वो इंडिया में एक तरह से मतलब वैसे ये पाया नहीं जाता है, बट ये एक तरह से वहाँ से इंपोर्ट होकर आ गया है इंडिया में। तो विल देयर बी अ सिचुएशन, या फिर क्या उससे कुछ हमारे को खतरा है, इसके ऊपर ये न्यूज़ में चल रहा है। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ मलेरिया जो है वो ये 4-5 तरह का मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, बेसिकली जो हमारा जो पैरासाइट है, जो मस्कीटो है, उसका जो फॉर्म ऑफ जो हमारा पैरासाइट होता है उसके अलग अलग तरह के फॉर्म हैं। तो ये फैल्सिपरम, विवैक्स, मलेरिए, ओवेल और नॉलेसी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कॉमन जो इंडिया में मिलता है वो है फैल्सिपरम। तो इंडिया का जो अगर आपको स्टेटमेंट आती है, वैसे इन जनरल जो मलेरिया का सबसे कॉमन फॉर्म है वो विवैक्स है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। बट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है वो है फैल्सिपरम। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 70% केसेस जितने भी हमारे जो मलेरिया के अभी आपने देखे होंगे, वो उनमें से 2019 में उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो फैल्सिपरम मलेरिया ही पाया गया है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम ओवाले जो हमारा अभी जो सोल्जर के पास आ गया है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है? बट जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं, इट्स नॉट टू डेंजरस। इसमें बहुत ही कम चांस है कि सिवियर इलनेस होगी। लाइक प्लाज्मोडियम विवैक्स, इट इज़ नॉट अ किलर फॉर्म। इसमें फीवर हो गया होगा, ये वाले जो हैं सिम्टम्स होंगे कि 48 आवर्स के लिए फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और लाइक अ वायरल इन्फेक्शन ही इसके अंदर, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक वायरल इन्फेक्शन के टाइम पर होती है। ठीक है, तो क्यों इसको हम प्लाज्मोडियम ओवैल बोलते हैं? क्योंकि जो इसके सेल हैं, जो प्लाज्मोडियम ओवैल के जो सेल हैं जो इसके अंदर, वो 20% ऑफ द पैरासाइटाइज्ड सेल्स जो हैं वो ओवल शेप में होते हैं, तो इसलिए इसका नाम प्लाज्मोडियम ओवल है। ठीक है,
अब ये कहाँ पर मिलता है? 99% तो ये प्लाज्मोडियम ओवल जो हमारा मलेरिया का फॉर्म है वो ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका में होता है, लेकिन 1% जो है वो अलग कंट्रीज़ में भी है, जैसे फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, या फिर चाइना म्यांमार बॉर्डर पर भी इसके जो हैं वो स्टेन्स देखे गए हैं। तो और चाइना के जियांगसू प्रोविंस में भी ये मिला है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इट्स नॉट टू डेंजरस फॉर अस। तो ये वैसे हमारा न्यूज़ में है, तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। और अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, प्लैनेट 9। तो एक एक्जो प्लैनेट्स में एक डिफरेंट स्ट्रेंज सा एक्जो प्लैनेट जो है HD 106906b, ये इसके बारे में कुछ क्लू मिले हैं साइंटिस्ट को। तो अब पहले पर आपको बता दूं एक्जो प्लैनेट क्या होता है। एक्जो प्लैनेट मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, जो सोलर सिस्टम से बाहर का एक प्लैनेट है, जिसका अपना एक स्टार है, जिसका हमारा जो सन है वो स्टार नहीं है, उसका अपना कोई और स्टार है। तो वो पार्ट सोलर सिस्टम का नहीं है, लेकिन वो एक प्लैनेट है। तो एक ऐसा एक्जो प्लैनेट जो है जो ये वाला HD 106906b है, जो उसके बारे में क्लूज मिले हैं साइंटिस्ट को। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमको इसका जो है, हम जो प्लैनेट 9 की डिस्कवरी में लगे हुए हैं, कि हमारा एक प्लैनेट 9 है जो एग्जिस्ट करता है, हमें पता है, बट वो कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी हमें अभी तक नहीं है मिली है। तो उसके जैसा सिमिलर ये एक एक्सोप्लैनेट हमें मिला है HD 106906b, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या रिलेशन है प्लैनेट 9 से। जो ये वाला जो HD वाला प्लैनेट है, ये कोई न्यू डिस्कवरी नहीं है, इसके बारे में पहले भी हमें पता था। 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसको कैप्चर किया था, और डेटा से 14 साल बाद हमें पता लगा है कि इसका कहाँ पर ये लोकेटेड है और इसकी की डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है प्लैनेट 9 से। अब प्लैनेट 9 वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम प्लैनेट? अब आपको पता होगा कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सो बिकॉज प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, तो 8th प्लैनेट जो हमारा 8th प्लैनेट है नेपच्यून, तो सोलर सिस्टम में हमारे नेपच्यून तक ही प्लैनेट्स हैं। तो जो 9th प्लैनेट जो हम सोच रहे हैं, वो जो है उसके जैसा, उसकी हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है कि वो प्लैनेट 9 कैसा है, उसके जैसा ही ये प्लैनेट हमें मिला है। तो हमें हेल्प हो जाएगा कि हम प्लैनेट 9 को भी हम कुछ टाइम में डिस्कवर कर लें। इसके लिए ये एक्सोप्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इतना तो पता है कि एक डिस्टेंट प्लैनेट है हमारे खुद के सोलर सिस्टम के अंदर, प्लैनेट 9। तो ये प्लैनेट 9 जो है वो एक तरह से, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेट 9 इज़ नॉट एन एक्सो प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट 9 इज़ नॉट एन एक्सो प्लैनेट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ओन सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से बाहर होता अगर ये, तब उसको हम एक्सोप्लैनेट कह सकते थे। बट प्लैनेट 9 जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही एक प्लैनेट ऐसा है जिसको हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो हमें ये पता ही कैसे है कि हमारे सोलर, जब हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं उसको कि वो है कहाँ पर और क्या कौन सा प्लैनेट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट भी करता है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा और प्लैनेट है? क्योंकि नेपच्यून के बाद एक रीजन आता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में आईसी डेब्री है। आईसी डेब्री मतलब बर्फ़ की कुछ जो है कण मिले हैं हमको, और वो एक बड़ी ब्यूटीफुली या एक प्रॉपर तरीके से अलाइन हुए हुए हैं, जिससे हमें लग रहा है कि वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से कुछ एस्ट्रॉइड्स की शेप आ जाती है, या फिर एक प्लैनेट जो है वो उसका एक इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशन का उसका। तो हमें लग रहा है कि ऐसा ही एक कोई एक प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटेशन की वजह से इस कुइपर बेल्ट के अंदर जो आईसी डेब्रिस है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बन रहा है, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट को वो फॉलो कर रहा है। तो प्लैनेट 9 ही है वो, जिसकी वजह से ये जो डेब्री है वो ऐसे अलाइंड है, ठीक है। तो लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि प्लैनेट 9 है कहाँ पर और कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इतना ज़रूर पता है कि प्लैनेट 9 ज़रूर है हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक्सो प्लैनेट की डिस्कवरी से हमें थोड़ा सा प्लैनेट 9 को फाइंड करने में हेल्प हो जाएगा। तो क्यों हेल्प, कैसे हेल्प हो जाएगा, क्या इसकी सिमिलैरिटी है? जो हमारा ये एक्सो प्लैनेट है वो प्लैनेट 9 से कैसे सिमिलर है? बोथ ऑफ देम जो है, जो प्लैनेट 9, अगर हम अज्यूम करें कि प्लैनेट 9 रियल है, तो
दोनों बहुत दूर हैं अपने अपने सिस्टम्स में, मतलब कि अगर जो प्लैनेट, जो एक्सो प्लैनेट जो ये HD वाला है, उसका जो अपना सिस्टम होगा, मतलब जो उसका अपना बेसिकली सोलर सिस्टम होगा एक तरह से, वैसे सोलर सिस्टम तो नहीं कहेंगे बट हाँ उसका भी एक सिस्टम होगा जिसके अंदर और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, और प्लैनेट 9 जिसका हमारा ही सोलर सिस्टम है, वो दोनों ही अपने अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जैसे प्लैनेट 9 हमारी सोलर सिस्टम में बहुत दूर है, वैसे ही वो एक्सो प्लैनेट अपने सिस्टम में सबसे दूर है। ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं उनके स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टिल्ट हैं, मतलब एक तरह से एक फिगर थी कि 54 डिग्री सेल्सियस जो है 54 डिग्री सेल्सियस का टिल्ट है दोनों में, मतलब कि जैसे हमारी अर्थ जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट टिल्ट है, लेकिन जो ये दोनों प्लैनेट्स हैं वो 54 डिग्री सेल्सियस अपने जो ऑर्बिट पर टिल्ट हैं। तो दोनों का ही ये एक और चीज़ कॉमन है कि उनका टिल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 54 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, और ये इतने मासिव हैं, जैसे जो हमारा प्लैनेट 9 है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्लैनेट 9 इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बिगर देन प्लैनेट अर्थ। तो जो प्लैनेट 9 है वो भी बहुत बड़ा है साइज़ में, और ये एक्सो प्लैनेट जो HD जो 106 वाला जो हमने देखा है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो 3 कॉमन चीज़ें हैं दोनों इन दोनों प्लैनेट्स में, कि एक तो अपने जो सिस्टम है उनमें सबसे फारदस्ट बहुत ज़्यादा दूर हैं ये। दूसरा, इनका जो ऑर्बिट है वो दोनों का बहुत एक्सट्रीमली टिल्ट है, 54 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट टिल्ट है, और दोनों बहुत ही ज़्यादा साइज़ में भी बड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्टर्न सहारा। अभी रिसेंटली मोरक्को ने इसराइल गवर्नमेंट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हैं। तो एज पार्ट ऑफ द डील US ने मोरक्को का वेस्टर्न सहारा रीजन के ऊपर जो सोवरेनिटी है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, तो वेस्टर्न सहारा को हम डिस्प्यूट को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि मोरक्को की जो है सोवरेनिटी ओवर दिस रीजन रिकॉग्नाइज करने से US ने रिकॉग्नाइज जो किया है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो वेस्टर्न सहारा जो है रीजन, मोरक्को के नीचे का रीजन है ये वेस्टर्न सहारा, जो है अपने बहुत बड़ा एक डेजर्ट है, आपको पता ही होगा, सहारा डेजर्ट आपने सुना है। तो ये बहुत बड़ा एक डेजर्ट है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, जो कि इंडिया के जो हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 लाख जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉस्फेट के रिसोर्सेज है वहाँ पर। फॉस्फेट किस में यूज़ आता है, हमारी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में, और फिश रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, और ऑफशोर ऑयल भी बहुत ज़्यादा है इस रीजन में। एक तरह से ऑयल रिच रीजन है, रिसोर्स रिच रीजन है ये पूरा जो हमारा वेस्टर्न सहारा रीजन है जो। ठीक है, तो पहले तो ये ना 1884 में ये स्पेनिश रूल के अंडर था। जो स्पेन था वो यहाँ पर कॉलोनियल पावर था, और इसलिए इसको, इस रीजन को स्पेन ने स्पेनिश सहारा बना दिया था 1934 में आते आते। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, वेस्टर्न सहारा में जो वहाँ की एथनिक कम्युनिटी थी, उन्होंने स्पेन से आज़ादी लेने की लड़ाई शुरू करी। 1973 में 2 ग्रुप्स बन गए, एक तो जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ सेगुआ एल हमरा, और दूसरा रियो डे ओरो जो है पोलिसोरियो फ्रंट भी जिसको कहा जाता। तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो गुरिल्ला मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करी, और इस वेस्टर्न सहारा में से स्पेनिश गवर्नमेंट को बाहर निकालने की बात करी, मतलब एक तरह से उनके खिलाफ वॉर करी। तो 1975 में 10 साल बाद एक तरह से स्पेन ने वेस्टर्न सहारा को छोड़ दिया, और जब छोड़ कर गए तो जो नॉर्थ का रीजन है, जो कि 2/3 रीजन है एक तरह से, जो ये नॉर्थ का पूरा रीजन जो एक तरह से है, जो 2/3 रीजन है वो मोरक्को को दे दिया, और जो 1/3 रीजन जो था वो मॉरिटेनिया, ये मॉरिटेनियन के साथ कंट्री देख रहे हो आप, इनको मिल गया ये रीजन, और 2/3 जो है वो मोरक्को को मिल गया। ठीक है, जबकि आईसीजे पता है ना आपको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि ना तो इसको मॉरिटेनिया को मिलना चाहिए, ना ही मोरक्को को मिलना चाहिए, ये एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, जो कि एथनिक ग्रुप सहारा की जो सहरावी एथनिक ग्रुप हैं वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि उनकी कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बट इसको नहीं माना गया इस आईसीजे गवर्नमेंट की रूलिंग को, और मोरक्को और मॉरिटेनिया में इसको बांट दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मॉरिटेनिया है, उन्होंने मान लिया कि हाँ, जो 1/3 जो रीजन है मॉरिटेनिया इधर से विड्रॉ कर गया। उन्होंने कहा कि जो ये यहाँ की एथनिक कम्युनिटी है, इनको ये रीजन वो देकर चले गए,
तो तब से क्या हो रहा है कि मोरक्को और जो ये एथनिक कम्युनिटी का जो SADR वाला जो ये पॉलिसोरियो फ्रंट जो है, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है यहाँ पर। इवन सीज़ फायर अनाउंस की गई 1991 में, लेकिन उसको तब से वहाँ पर कोई आर्म्ड स्ट्रगल तो नहीं हुआ है मोरक्को और पॉलिसारियो फ्रंट के बीच में। बट हाँ, यहाँ पर हमेशा ये लड़ाई चलती रहती है कि रीजन किसका है, ठीक है। तो 1/3 पर तो कैप्चर है जो पॉलिसोरियो है। अभी पॉलिसोरियो को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? अल्जीरिया की तरफ से। अल्जीरिया रिकोगनाइज़ करता है कि ये पॉलिसोरियो गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल गवर्नमेंट है, और पॉलिसारियो की जो SADR है गवर्नमेंट जो है उसको अफ्रीकन यूनियन में भी सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कि पॉलिसारियो फ्रंट की जो गवर्नमेंट है उसको जो अफ्रीकन यूनियन में भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है, वो एक मेंबर स्टेट है अफ्रीकन यूनियन में। लेकिन जो बहुत सारी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं, जो जो वर्ल्ड की बहुत सुपर पावर्स हैं जैसे US, UK वगैरह, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्यूटेड लैंड है एक तरह से, सहारा जो वेस्टर्न सहारा, तो उसमें जो मोरक्को जो है उसमें 80% जो है वो वेस्टर्न सहारा को कंट्रोल कर रहा है। अब आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 80% रीजन जो है उस पर मोरक्को का कंट्रोल था। इस कंट्रोल को अब US ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, पहले इसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था। तो जब US ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अल्जीरिया के साथ US के रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो ये SADR और मोरक्को के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक बहुत आपका इंटरेस्टिंग सा है, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू रीड दिस, आप इसको पढ़ लेना। और इसका जो है मेजर सिंबॉलिक विक्ट्री फॉर मोरक्को है कि मोरक्को के साथ एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जो है जैसे US गवर्नमेंट वो उसके साथ आ गई है विद दिस रिकॉग्निशन। तो ये इससे क्या चेंजेस आएंगे ये आप पढ़ लेना, छोटा मोटा ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रॉट्स इन इंडिया। तो रिसेंटली अब साइंटिस्ट ने जो साइंस मैगजीन है उसमें एक आर्टिकल आया है कि हम पहले सोचते थे कि जितनी भी ड्रॉट्स इन इंडिया हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एल नीनो जो हमारा फिनोमिना है उसका रोल होता है। तो लेकिन साइंस मैगजीन में आर्टिकल में लिखा है कि 6 आउट ऑफ 10 ड्रॉट्स जो थी उनमें वो हमेशा नॉन एल नीनो ईयर्स में हुई हैं। तो इंडिया के जो समर मानसून होता है, जो हमारा मानसून सीजन होता है, उसमें एल नीनो का तो इफेक्ट हमें पता है कि उससे हमारे जो मानसून है उसको इफेक्ट पड़ता है। बट नॉन एल नीनो ईयर्स में भी अगर ड्रॉट आ रहा है तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है उसका जो है हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा है कि उसमें नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो सर्कुलेशंस होती हैं, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस हुई थी, उसकी वजह से ड्रॉट्स इंडिया में आती हैं। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। एल नीनो के टाइम पे तो आपको पता है कि एल नीनो ईयर में क्या होता है, हमने कई बार डिस्कस किया है, प्रीलिम्स बूस्टर में भी डिस्कस किया है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है आपने तो एल नीनो इसमें आप पढ़ लेना, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दिस, और समझना इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम नॉर्थ अटलांटिक जो है उसका क्या रोल है वो देख लेते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, नॉर्थ अटलांटिक जो है रीजन जो है वो बहुत ठंडा रीजन है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि उसके अपर एटमॉस्फेयर में एक डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप होता है, जो कि रॉसबी वेव, बहुत ज़्यादा एक तरह से वेवी स्ट्रक्चर में जो है वहाँ पर विंड्स चलती हैं। वो विंड्स जब हमारे तिब्बतन प्लेटू तक आ जाती हैं, समझ लो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जो विंड्स चलती आ रही हैं हमारी अपर एटमॉस्फेयर में, जेट स्ट्रीम्स एक तरह से जो चलती आ रही हैं, वो हमारे तिब्बतन प्लेटू को भी अफेक्ट कर रही हैं। और वो हमारे तिब्बतन प्लेटू जो अब तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल होता है, तिब्बतन प्लेटू जो है जो वो गर्म होता है, तो उसमें हवा ऊपर उठती है, जब वो हवा ऊपर उठती है तो हाई प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है, तो उसको हमारे जो है मानसून जो है, जो विंड्स हैं वो उसको आकर फिल करने की कोशिश करती हैं। उसको जब वो फिल करने की कोशिश करती हैं तो जो अपने पाथ में मानसून की जो बारिश करती हुई आती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ये नॉर्मल सिचुएशन की बात होती है, लेकिन जब नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स जब ठंडे होते हैं तो जब वो हाई प्रेशर जनरेट करते हैं और वो तिब्बतन प्लेटू की तरफ आएंगे, जब वो तिब्बतन प्लेटू का जो तिब्बतन प्लेटू में लो प्रेशर जनरेट होगा, वो जो हाई सर्कुलेशन है हाई प्रेशर की, वो उसको आकर फिल कर देगी। तो जो
जो लो प्रेशर जो सिचुएशन है वो नहीं बन पाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी मानसून विंड्स हैं वो जब वो लो प्रेशर होगा ही नहीं तिब्बतन प्लेटू पर, तो जो मानसून विंड्स हैं वो उसकी तरफ मूव नहीं करेंगी। उससे क्या होगा, हमारा मानसून वीक हो जाएगा। और रादर क्या सिचुएशन बनती है कि वही जो नॉर्थ अटलांटिक जो वाली जो हाई प्रेशर वाली जो विंड्स हैं वो हमारे जो मानसून है उसको बल्कि पुश करती हैं अगेंस्ट, पुश टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। तो जब वो उसको बल्कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर पुश कर देती हैं तो क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती है, उससे ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक का भी रोल इसमें अंदर देखा गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एल नीनो है, इसको आप पढ़ लेना, और आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ोगे, ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत इलेबोरेट तरीके से। बट हाँ, इसको इसमें आप वैसे भी पढ़ लेना, और हमने प्रीलिम्स बूस्टर में हमारी लास्ट वीडियोस में भी इसको कई बार डिस्कस किया है। एल नीनो हमेशा एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको आप वैसे देख लेना। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको हमारी वीडियोस में और हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में एल नीनो के कंसेप्ट को ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, उसको देखकर समझ लेना। अगर मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि जो सेवन्थ शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक री लुक देना चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स जो हमारे सेंटर और स्टेट्स में बटे हैं उसको एक बार से दोबारा देखना चाहिए कि क्या वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सही हैं, क्या सब कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन के पास आने चाहिए, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट्स के पास जाने चाहिए, या फिर वो कंकरेंट लिस्ट में आने चाहिए। इसके बारे में उन्होंने इलेबोरेटली तो नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि येस देयर इज़ अ नीड टू गिव अ रीलुक टू सेवन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं सेवन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स की कौन सी जो है ऑर्गन ऑफ द जो है लेजिस्लेचर, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है, उसके बारे में हमारा सेवन्थ शेड्यूल जो है वो बात करता है। ठीक है, तो लिस्ट 1 जो है हमारी यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 हमारी स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 हमारी कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो अगर उस किसी यूनियन लिस्ट की किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बन गया है तो उस पर ना तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बना सकती है, और ना ही आई मीन स्टेट की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, और सिमिलरली लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर हमारी पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस। और जो लिस्ट 3 है उसमें कंकरेंट लिस्ट में जो यूनियन और स्टेट जो हैं वो दोनों ही उसमें से उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर यूनियन जो मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अगर लॉ बना दिया तो वो ओवरराइड कर देगा हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी लॉ को। ठीक है, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, रेजिड्यूरी पावर्स मतलब जो बच गई हैं, जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, उसके ऊपर उसके ऊपर उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की जो पावर्स है वो हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो जो ये हमारा फॉर्मेट है पूरा कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से लिस्ट में आएंगे, वो हमने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें से ये स्कीम को हमने बोरो किया है और उसको कंटिन्यू किया है। और आज तक 103 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इस शेड्यूल में, सेवन्थ शेड्यूल में। और अगर कोई अमेंडमेंट करनी पड़े सेवन्थ शेड्यूल में, कोई भी सब्जेक्ट अगर यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, या अगर चेंज करना हो सब्जेक्ट को हमने किसी भी लिस्ट में, तो उसके लिए पार्लियामेंट का तो जो अमेंडमेंट लगती ही है, और 1/2 ऑफ स्टेट्स को भी उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करना पड़ता है। मतलब 1/2 ऑफ जो स्टेट असेंबलीज़ हैं उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रेटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, कम्युनिकेशन, इन सब सब्जेक्ट्स पे अगर कोई लॉ बनेगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के कुछ कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एटसेट्रा, इन सब सब्जेक्ट्स पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कंकरेंट लिस्ट कौन सी है, जिसके ऊपर दोनों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट असेंबली दोनों लॉ बना सकती हैं, तो वो ये उसके एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, ये सब जो हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप MCQs कर लेना।
और एडिटोरियल्स पढ़ लेना, एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं इस बार, आप देख लेना उसको। तो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।